जय हिंद मित्रों। आज का जो ये क्लास है ये कक्षा 9 वाले बच्चों के लिए है, मैथ का जो है। और ये मैथ में कक्षा 9 वालों का पहला जो टॉपिक मतलब पहला लेसन जो शुरू होता है वह होता है संख्या पद्धति। तो आज हम एकदम नए सिरे से शून्य से, जिसे कहते हैं शून्य से एकदम शुरू से आप लोगों को कक्षा 9 की मैथ का जो है जो चैप्टर है उसको कराने जा रहे हैं। तो इसमें आप पहले संख्या पद्धति के बारे में इंट्रोडक्शन जानेंगे कि संख्या पद्धति क्या होती है, संख्या पद्धति में और सब संख्याएं क्या होती हैं, प्राकृतिक संख्याएं और जो है। तो इसमें आप लोग देखेंगे संख्या पद्धति। और एक बात और आपको बता दें कि यदि आप पढ़ने बैठे तो बुक लेके अवश्य बैठे जो है, तो उसमें क्या होगा कि इधर से जो क्वेश्चन आपको बताए जाएंगे या कुछ किया जाएगा तो आपसे आसानी से हो पाएंगे और आप समझ पाएंगे। तो संख्या पद्धति क्या होता है पहले ये जानिए। संख्या पद्धति किसे कहते हैं। संख्या पद्धति में आपको संख्याओं के विभिन्न रूपों को पढ़ना है और जानना है कि संख्याएं क्या होती हैं, इनके गुण क्या होते हैं। तो सबसे पहले संख्या पद्धति में क्या आ जाता है आपका जो है प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं, प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं। ठीक है, कक्षा 9 के बच्चों को सबसे पहले क्या पढ़ना है, प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं, प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या, तो प्राकृतिक संख्या को अगर हम देखा जाए वास्तव में आप कक्षा 8 में नंबर लाइन मतलब रेखा, संख्या रेखा पढ़कर आए होंगे, जिसमें आपको विभिन्न पॉइंट देखने को मिला होगा। कुछ पे जो बिंदु होते हैं वो अपना अपना क्या गुण रखते हैं। तो उसी में अगर प्राकृतिक संख्या का आपका नंबर लाइन पे देखा जाए तो जीरो मतलब 1 2 3 मतलब जीरो को छोड़कर 1 2 3 4 5 जब हम धनात्मक दिशा में चलते हैं, कहाँ चलते हैं, धनात्मक दिशा में। जैसे आपका हो गया 0 1 1 2 3 4 बढ़ते हुए कहाँ तक, प्लस इनफाइनाइट तक, लेकिन जीरो को छोड़कर। मतलब प्राकृतिक संख्या 1 से लेके 1 2 3 4 डॉट डॉट अनंत तक, इस संख्या को हम क्या कहते हैं, प्राकृतिक संख्या कहते हैं। कौन सी संख्या कहते हैं, प्राकृतिक संख्या कहते हैं, जिसको हम n से डिनोट करते हैं। किससे, n से कैपिटल N से प्राकृतिक संख्या को डिनोट करते हैं। उसके बाद आपका आ जाता है इसी क्रम में पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या किसे कहते हैं, पूर्ण संख्या। ठीक है, पूर्ण संख्या किसे कहते हैं। तो जब हम प्राकृतिक संख्या के साथ शून्य को भी ले लेते हैं, प्राकृतिक संख्या के साथ शून्य को भी ले लेते हैं। ये आपकी थी प्राकृतिक संख्या। जब प्राकृतिक संख्या के साथ आप 1 2 3 4 डॉट डॉट अनंत तक मतलब जीरो समेत संख्याओं को हम क्या कहते हैं, पूर्ण संख्या कहते हैं। और इसको हम किससे डिनोट करते हैं, W से डिनोट करते हैं। ये हो गई आपकी पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या के बाद बात आ जाती है पूर्णांक की। पूर्णांक हम किसे कहते हैं, पूर्णांक। ठीक है, पूर्णांक किसे कहते हैं। तो पूर्णांक हम जैसे संख्या रेखा पर ऐसी संख्या है जो बटे के रूप में ना हो। मान लीजिए 0 हो गया, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, डॉट डॉट प्लस इनफाइनाइट। उसके बाद -1 हो गया, -2 हो गया, -3 हो गया। ये सब आपके क्या कहलाते हैं, पूर्णांक कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, पूर्णांक कहलाते हैं। लेकिन आगे चलकर पूर्णांक भी 2 प्रकार के हो जाते हैं। पूर्णांक भी 2 प्रकार के हो जाते हैं, जिसमें से आपका एक बनता है क्या, धन पूर्णांक। क्या बनता है, धन पूर्णांक। धन पूर्णांक क्या बनता है, धन पूर्णांक, जिसको हम 1 2 3 4 इनफाइनाइट तक ले सकते हैं। ये संख्याएं हमारी क्या हो जाती हैं, धनात्मक पूर्णांक हो जाती हैं। धनात्मक पूर्णांक का सबसे बड़ा ये बात है कि ये कभी भी हाफ में या फ्रैक्शन नहीं बनाएगी। कुल मिलाकर ये फ्रैक्शन कभी भी नहीं बनाती है, पूर्णांक रहती है। इसके बाद आपका आ जाता है ऋण पूर्णांक। कौन सा पूर्णांक, ऋण पूर्णांक। ऋण पूर्णांक, ऋण पूर्णांक में आपके यही रहेंगे, लेकिन क्या रहेंगे, वो पूर्णांक रहेंगे लेकिन माइनस में रहेंगे।
पूर्णांक रहेंगे लेकिन किस में रहेंगे, माइनस में रहेंगे। तो ऐसे पूर्णांकों को हम क्या कहते हैं, ऋण पूर्णांक कहते हैं। ऐसे पूर्णांकों को हम क्या कहते हैं, ऋण पूर्णांक। ये भी माइनस इनफाइनाइट तक चलेंगे तो ये आपके क्या हो जाएगा, -1 -2 -3, ये क्या है आपके ऋणात्मक पूर्णांक हैं। इनको आप क्या बोलेंगे, ऋण पूर्णांक बोलेंगे। आप इसको i से डिनोट कर सकते हैं, इंटीजर्स जिसको बोलते हैं। तो ये आप किससे डिनोट करेंगे, i से डिनोट करेंगे। उसके बाद आपका आ जाता है इसी संख्या रेखा पर। अभी तक ये मैटर जो था ये कक्षा 8 तक के लिए मतलब था, 8 तक की बात में तो ये आप पढ़ लिए होंगे कि प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं, पूर्णांक क्या किसे कहते हैं, जो है ऋण पूर्णांक, धन पूर्णांक किसे कहते हैं। फिर उसके बाद बात आ जाती है संख्या रेखा पर पूर्णांक होने के साथ साथ और एक संख्या होती है जिन्हें हम क्या कहते हैं, परमेय संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं, परमेय संख्या कहते हैं। परमेय संख्या किसे कहते हैं, ऐसी संख्याएं जिसे p/q के रूप में, ऐसी संख्याएं जिन्हें p/q के रूप में लिखा जा सकता है, लेकिन q नॉट इक्वल टू 0, मतलब q 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। ये आपका 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। इसका मतलब है कि 1 2 3 4 5 ये सब हो सकता है। तो ऐसी संख्याएं क्या हो सकती हैं, परमेय संख्याएं हो सकती हैं। जैसे आपका 1/2, 1/3, 5/4, ये सब संख्याएं आपकी किस रूप में बन रही है, p/q के रूप में बन रही है। तो ऐसी संख्याओं को क्या कहते हैं, परमेय संख्याएं कहते हैं। ऐसी संख्याओं को क्या कहते हैं, परमेय कहते हैं। इसके बाद आ जाती है बात अपरमेय संख्या क्या है, ऐसी संख्याएं जिन्हें हम p/q के रूप में नहीं लिख सकते हैं। यही टॉपिक 9th वालों के लिए सबसे बड़ी बात बनाती है कि अपरमेय संख्याएं किसे कहते हैं, अपरमेय संख्या में आपकी बात आ जाती है ऐसी संख्याएं जिन्हें हम p/q के रूप में नहीं लिख सकते हैं। अब ये बिंदु आपका विचार करने योग्य है कि परमेय तो हम जान गए ये सब, लेकिन ऐसी कौन सी संख्या में ही ऐसी कौन सी संख्या मिल रही है जिन्हें हम p/q के रूप में नहीं लिख सकते हैं। इन संख्याओं के श्रेणी में आपका क्या आ जाता है, √2 आ जाता है, √3 आ जाता है, इसके बाद √5 आ जाता है। कुल मिला के ऐसी संख्याएं जिनका हम वर्गमूल नहीं निकाल सकते, जिनका वर्गमूल नहीं निकलेगा, ऐसी संख्याएं जो रूट में ही रह जाएंगी, ऐसी संख्याओं को हम अपरमेय संख्याएं कहते हैं। अपरमेय संख्याएं कहते हैं। ये आपके 9th तक के थ्योरी की बात थी। अब आप यह सीखेंगे कि अगर एक संख्या रेखा है, इस संख्या रेखा पर दो संख्याएं, मान लीजिए एक 2 हो गई और एक 3 हो गई। मान लीजिए 2/5 हो गया ये, और ये आपका क्या हो गया, 3/5 हो गया। ऐसी कुछ संख्याएं हो गई और जिनके बीच में विभिन्न परमेय संख्याएं और परमेय संख्याएं बैठेंगी तो कितनी बैठ सकती हैं, मतलब इनके बीच में इतनी संख्याओं वो बोलेगा, मतलब आपको प्रश्न में बोला जाएगा कि 4 5 2 ऐसी परमेय संख्याएं, इन परमेय संख्याओं के बीच में ऐसी परमेय संख्याएं निकालिए। उसके बाद आगे चल के आपको √2, √3, √5 इन सभी संख्याओं का संख्या रेखा पर स्थिति क्या होगी, संख्या रेखा पर इनकी स्थिति क्या होगी, यह आप पढ़ने को पाओगे। ये सब आपको पढ़ने को मिलेगा। इसके बाद आपको ये आपका जो है पूरा थ्योरी का जो मटेरियल था ये कक्षा 9th का, ये सब कुछ था। अब आप इसमें कुछ एक्सरसाइज करेंगे और ये एक्सरसाइज आपको एक्टिव के बुक से कराया जाएगा। इसलिए आपको शुरू में ही बता दिया गया था कि यदि आप पढ़ने बैठिए या इस को लगाने बैठिए, मतलब हमारी वीडियो यदि आप देख रहे हैं, क्लास ले रहे हैं, तो उसमें आप बुक आपके साथ रहेगी तो अति उत्तम रहेगा, क्योंकि आपका जो क्वेश्चन कराया जाएगा इस बुक से कराया जाएगा। तो यदि बुक आपके सामने रहेगी तो आप आराम से उस क्वेश्चन को समझोगे, कौन सा क्वेश्चन कराया जा रहा है, क्या कैसे है। देखिए जैसे आपके एक्टिव के बुक में प्रश्नावली 1.1 से जो है ये क्वेश्चन है। पहला नंबर क्या है, देखिए आपको ट्रू और फॉल्स का, मतलब सत्य और असत्य का जो है पहला क्वेश्चन, पहला जो आपका प्रश्न चालू होता है ये होता है। तो इसमें
पहला प्रश्न आपका है प्रश्न 1। इसमें दिया गया है पहला, प्रत्येक पूर्ण संख्या एक प्राकृतिक संख्या है। अब इसमें देखिए, इसमें कह रहा प्रत्येक पूर्ण संख्या एक प्राकृतिक संख्या है। क्या प्रत्येक पूर्ण संख्या एक प्राकृतिक संख्या है? यह कथन सत्य है कि असत्य है? प्रत्येक पूर्ण संख्या एक प्राकृतिक संख्या है, यह कथन सत्य है कि असत्य है? तो देखिए, पूर्ण संख्या की डिफिनेशन आप यही पढ़ चुके हैं, 0 1 2 3 डॉट डॉट अनंत तक। ऐसी संख्या को क्या हम कहते हैं? ऐसी संख्या को क्या कहते हैं? पूर्ण संख्या कहते हैं। और इसमें पूछ रहा है प्रत्येक पूर्ण संख्या एक प्राकृतिक संख्या होता है, तो जिसमें 1 2 3 1 से लेके अनंत तक ये प्राकृतिक संख्या मिल रही, लेकिन 0 भी साथ में मिल जा रहा है, जो कि प्राकृतिक संख्या के डिफिनेशन में यदि हम नेचुरल नंबर देखिए प्राकृतिक संख्या देखें तो उसमें 1 2 3 डॉट डॉट प्लस इनफाइनाइट तक मिलेगा, लेकिन 0 नहीं मिलेगा। इसलिए प्रत्येक पूर्ण संख्या एक प्राकृतिक संख्या नहीं होती है। यह कथन आपका क्या हो जाएगा? असत्य हो जाएगा। यह कथन आपका क्या हो जाएगा? असत्य हो जाएगा। उसके बाद अगला पॉइंट है जो है वह पूछ रहा है, अगला जो आपका है पूछ रहा है प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। प्रत्येक प्राकृतिक संख्या, तो प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं? 1 2 3 4 डॉट डॉट अनंत तक। इस संख्या को क्या कहते हैं? प्राकृतिक संख्या कहते हैं। और पूर्ण संख्या किसे कहते हैं? 0 1 2 3 4 डॉट डॉट कहाँ तक? प्लस अनंत तक। 0 1 2 3 4 5 प्लस अनंत तक की संख्या को हम पूर्ण संख्या कहते हैं और इसे प्राकृतिक संख्या कहते हैं। और इसमें पूछ रहा है प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या है, एक पूर्ण संख्या है। तो देखिए, प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या हो सकती है, क्योंकि 1 2 3 मतलब पूरी की पूरी प्राकृतिक संख्या आपके जो है पूर्ण संख्या में समाहित हो जा रही है। इसलिए यह वाला कथन आपका क्या हो जाएगा? सत्य हो जाएगा। यह कथन आपका क्या हो जाएगा? सत्य हो जाएगा। यह कथन आपका क्या हो जाएगा? सत्य हो जाएगा। इसके बाद आप अगली पॉइंट देखेंगे। अगली पॉइंट आपकी क्या है? अगली पॉइंट आपकी क्या है? प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या है। प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या। आप देखिए, आप पूर्णांक किसे कहते हैं? पूर्णांक किसे कहते हैं? पूर्णांक क्या होता है आपका? पूर्णांक आपका हो जाता है 0 1 2 3, इसके बाद -1 -2 -3। ये सब आपके क्या हो जाते हैं? पूर्णांक बन जाते हैं। क्या बन जाते हैं? पूर्णांक बन जाते हैं। ये क्या बन जाते हैं? आपके पूर्णांक बन जाते हैं। अब पूर्णांक में ये कह रहा है कि प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या, प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होता है। ये तो पूर्ण संख्या के डिफिनेशन में आपके आ जाएंगे, उसमें आ जाएंगे, ये उस जो है पूर्ण संख्या कहलाएंगे। लेकिन -1 -2 -3 ये आपको कहीं भी पूर्ण संख्या में देखने को नहीं मिला होगा। तो इस नाते ये आपका क्या हो जाएगा? असत्य हो जाएगा। प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या नहीं हो सकता है। प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या नहीं हो सकता है। इससे यह निकलता है कि प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या नहीं हो सकता। उसके बाद क्या आ जाता है? प्रत्येक परमेय संख्या। प्रत्येक परमेय संख्या एक पूर्ण संख्या हो सकता है। प्रत्येक परमेय संख्या एक पूर्ण संख्या हो सकता है। तो देखिए, परमेय संख्या किसे कहते हैं? परमेय संख्या ऐसी संख्या जिसको हम p/q के रूप में लिख सकते हैं, उसे परमेय संख्या कह सकते हैं। अब इसमें क्या है? प्रत्येक परमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होता है। अब पूर्ण संख्या में आपका क्या आ जाता है? 1 2 3 ये सभी आपके क्या हो जाते हैं? पूर्ण संख्या में आ जाते हैं। अब पूर्ण संख्या में कहीं भी आपको √3 √2 ये आदि संख्याएं देखने को नहीं मिलती हैं, जो कि अपरमेय संख्याएं। क्या है? अपरमेय संख्याएं। अब इसमें क्या है? प्रत्येक परमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। प्रत्येक अब आपका जो है
3/5 अगर देखा जाए तो ये भी इसमें देखने को नहीं मिलता है, जो कि एक परिमेय संख्या, प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या है। अब इसमें आपका 1 है, 2 है, 3 है, इसको आप 1/1, 2/1, 3/1 लिख सकते हैं, लेकिन तब यह उसको लिखने के बाद भी पूर्ण संख्या की श्रेणी में आ जाएगा। लेकिन यह आपका एकदम पेवर क्या है, परिमेय संख्या है, जो कि पूर्ण संख्या के ग्रुप में नहीं आता, इसलिए यह वाला कथन भी आपका क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। यह भी कथन आपका क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। फिर इसके बाद अगले की बात आती है, इसमें पूछ रहा है प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्णांक है। प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्णांक है, तो प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्णांक कदापि नहीं हो सकता है। प्रत्येक परिमेय संख्या, यदि हम परिमेय संख्या को लें तो परिमेय संख्या हम किसे लिख सकते हैं, परिमेय संख्या की श्रेणी में हम 3/5 को भी ले सकते हैं। इसके बाद आप 2/1 को भी ले सकते हो, 3/2 को ले सकते हो, इसके बाद आप सीधे 4 को ले सकते हो। अब इसमें पूछ रहा है प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या हो, एक पूर्णांक हो सकता है। देखिए ये तो आपका पूर्णांक मान लिया जाएगा, ये पूर्णांक मान लिया जाएगा और परिमेय संख्या भी मान ली जाएगी। लेकिन 3/5, 3/2 ये सब आपके क्या है, ये आपके फ्रैक्शन बना रहे हैं, जो p/q का रूप धारण कर रहे हैं। क्या धारण करें, p/q का, लेकिन ये पूर्णांक नहीं बना रहे, इस नाते यह जो है कथन आपका क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। क्योंकि ये प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या, मतलब एक पूर्णांक नहीं हो सकता है। प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्णांक नहीं हो सकता है। इसी क्रम में आप अगला देखेंगे, इसमें यह कह रहा है कि प्रत्येक पूर्णांक एक परिमेय संख्या हो सकता है। प्रत्येक पूर्णांक एक परिमेय संख्या हो सकता है। तो देखिए प्रत्येक पूर्णांक की बात किया है, तो पूर्णांक के अंतर्गत आपके क्या आ जाते हैं, 1 आ जाएगा, फिर उसके बाद 2 आ जाएगा, 3 आ जाएगा, 4 को ले सकते हो। इसी क्रम में आप 5, 6 ऐसी संख्याएं ले सकते हो। और इसको आप 1/1, 2/1, 3/1, 4/1, 5/1 ऐसे करके p/q के रूप में भी लिख सकते हो। तो इससे यह निष्कर्ष करता है कि प्रत्येक पूर्णांक क्या हो सकता है, एक परिमेय संख्या हो सकता है, मतलब इसको p/q के रूप में लिखा जा सकता है। इस नाते यह वाला कथन आपका क्या हो जाएगा, सत्य हो जाएगा। यह था आपका प्रश्न नंबर 1 का सत्य और असत्य का। प्रश्न 1.1 के प्रश्न 1 का सत्य और असत्य वाला क्वेश्चन ये आपका था, जिसको आपको पूर्णतः पूरी तरीके से सकारण मतलब कैसे होता है, क्यों हुआ, ये सब कुछ बता दिया गया। अब इसके आगे आप क्वेश्चन नंबर 2 अपनी बुक से क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। इसमें पूछ रहा है कि क्या 0 एक परिमेय संख्या है, क्या आप इसे p/q के रूप में लिख सकते हैं? क्या आप इसे p/q के रूप में लिख सकते हैं? प्रश्न नंबर 2 देखिए ध्यान से, इसमें कह रहा क्या 0 एक परिमेय संख्या है, क्या आप इसे p/q के रूप में लिख सकते हैं, जहां p और q एक पूर्णांक है ना। अब देखिए आप परिमेय संख्या किसे कहते हैं, ऐसी संख्या जिसको हम p/q के रूप में, ऐसी संख्या जिसे हम p/q के रूप में लिख सकते हैं, p/q के रूप में लिख सकते हैं, उसे हम परिमेय संख्या कहते हैं। यदि हम 0 को लेते हैं तो 0/1 आसानी से लिख सकते हैं, 0/2 लिख सकते हैं, 0/3 लिख सकते हैं। कहने का मतलब है कि इसको हम p/q के रूप में लिख सकते हैं, जहां पर इसका जो हर है, इसका हर है वो 0 के बराबर नहीं है। कहने का मतलब है यहाँ 1 not equal to 0, 1 not equal to 0। तो यह देखिए यहाँ पे कह रहा है क्या 0 एक परिमेय संख्या है। अब परिमेय संख्या उसे कहते हैं जिसे हम p/q के रूप में लिख सकते हैं। हमने इसको लिख दिया। साथ में इसने कहा है कि q not equal to 0 रहना चाहिए। यदि कोई संख्या परिमेय संख्या है, तो यहाँ पर देख रहे हैं 1 नहीं बराबर है 0 के, इसलिए क्या हुआ, इससे यह निष्कर्ष निकलता है। प्रश्न नंबर 2 का आंसर हम और आप यह दे सकते हैं कि 0/1, 0/2, 0/3 या इस प्रकार की संख्याएं लिखकर हम यह बता सकते हैं कि यह संख्या p/q के रूप में लिखी जा सकती है। अर्थात 0 को हम p/q के रूप में लिख सकते हैं, एक परिमेय संख्या के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। यह आपके प्रश्न नंबर 2 का
पूरा का पूरा हल था। अब इसके बाद इसी क्रम में आप अपने प्रश्न नंबर 3 का देखेंगे हल पूरा अपनी बुक से, प्रश्न नंबर 3 का। इसके बाद आपको बार बार यह बताया जा रहा है कि यदि आप पढ़ने बैठे तो अपनी बुक लेकर बैठे, इससे आपको यह पता चलेगा कि क्वेश्चन कहाँ से लिया जा रहा है, कैसे पढ़ा जा रहा है, कौन सा क्वेश्चन है, आप आसानी से देख पा जाएंगे। इसमें आपको क्या है कह रहा है कि 3/5 प्रश्न नंबर 3 से कह रहा है 3/5। इसके आपको बताया जा रहा है कि आप 3/5 तथा 4/5 के मध्य 5 परमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। जिसमें सबसे पहले हम क्या करते हैं, 3/5 आप अपना लिख लेंगे, इसके बाद 4/5 लिख लेंगे, इसके बीच में आप मान लेंगे 5 परमेय संख्या Q1, Q2, Q3, Q4 तथा Q5। ये आपकी कितनी संख्याएं हो गई, 1 2 3 4 5। 5 संख्याओं को मान लोगे और इन्हीं 5 संख्याओं को आपको निकालना है कि इनके बीच में 5 संख्याएं कौन कौन सी हैं। इसमें सबसे पहले हम क्या लेते हैं कि जो आपको दोनों संख्याएं दी गई हैं इनके हर समान करते हैं। इनके हर समान करते हैं तो इनके हर पहले से ही समान दिए गए हैं, इसके लिए इनका जो हर समान करने वाली बात थी वो तो खत्म ही हो जाती है। उसके बाद इसमें क्या किया जाता है कि आपको इसके बीच में कितनी संख्याएं निकालने को कहा है, 5 संख्याएं। तो आप n बराबर क्या ले लेंगे, 6 ले लेंगे। n बराबर क्या ले लेंगे, 6। और इन दोनों संख्याओं में, किनारे वाली दोनों संख्याओं में ऊपर नीचे क्या करेंगे, 3 × 6/5 × 6 मतलब 6 से गुणा करा देंगे। इसके बाद आपका Q1, Q2, Q3, Q4 और Q5 ये संख्या हो जाएगी। फिर इस संख्या में भी इसी प्रकार ऊपर नीचे क्या करेंगे, 6 से गुणा करा देंगे। ये आपका हो जाएगा 6 × 3 = 18, 6 × 5 = 30। फिर Q1, Q2, इसके बाद अगला नंबर Q3, अगला नंबर आपका क्या हो जाएगा Q4, अगला नंबर क्या हो जाएगा Q5। इसके बाद आपका क्या हो जाएगा 24/30। ठीक है। अब इसके बाद आप अपनी संख्या भरते चले जाएंगे, ये हो जाएगा 18/30। तो अगली संख्या आपकी क्या हो जाएगी 19/30। फिर अगली संख्या आपकी क्या हो जाएगी 20/30। फिर अगली संख्या आपकी क्या हो जाएगी 21/30। फिर अगली संख्या आपकी क्या हो जाएगी 22/30। फिर अगली संख्या आपकी क्या हो जाएगी 23/30। फिर अगली संख्या आपकी 24/30। ये तो आपको प्राप्त हुई। अब आपकी जो इसके बीच की 5 संख्याएं ज्ञात करने को इन्होंने कहा था, 1 2 3 4 5। ये संख्याएं आपकी 3/5 और 4/5 के बीच की जो परमेय संख्याएं आपकी पांचों थी, ये आपकी जो है पांचों संख्याएं थी। तो इस प्रकार आप किन्हीं दो दिए हुए परमेय संख्याओं के बीच में 5 10 और जितनी भी रहेंगी आप इसके बीच की संख्याएं निकाल सकते हो। बस आपको इतना ध्यान देना है कि जितना दिया रहेगा n का मान उससे ज्यादा बढ़ा के लेंगे। जैसे n अगर 5 दिया है तो आपको 6 लेना है, इनके बीच की अगर 6 संख्या निकालना है तो n बराबर 7। और इसके बाद इसमें यह भी देखना पड़ेगा कि आपकी जो दी हुई परमेय संख्या है उनके जो हर हैं वो समान होने चाहिए। यदि समान नहीं है तो आपको उसको ज्ञात करना पड़ेगा लासा लेकर। फिर लासा लेने के बाद जो है फिर जो अगला आपका जो मतलब परमेय संख्या मिलेगी उसमें आपको यह देखा जाएगा कि कितनी ज्ञात करनी है। यदि 6 ज्ञात करनी है तो n बराबर 7 लेके और दोनों के अंश और हर में दोनों संख्याओं के गुणा करा के इस प्रकार आप संख्याएं जो है फाइंड कर सकते हैं। इसके बाद जो आपका ये तीसरा, इसके बाद चौथा क्वेश्चन है। इसमें जो चौथा क्वेश्चन है उसमें भी यही है कि आप इन संख्याओं के बीच में इतनी संख्याएं ज्ञात कीजिए, इतनी संख्याएं ज्ञात कीजिए। जैसे अगला क्वेश्चन आपका 4 नंबर का क्वेश्चन क्या है, 4 नंबर का जो क्वेश्चन है उसमें कहा है कि 3 तथा 4 के बीच 3 तथा 4 के मध्य 6 परमेय संख्या ज्ञात कीजिए। परमेय संख्या ज्ञात कीजिए। अब देखिए इससे पहले आपको हमने क्या बताया था कि इनके हर समान किए जाते हैं। जैसे 3 हो गया और 4 हो गया, इनके बीच में पहले आप 6 संख्या लेंगे Q1, Q2, फिर Q3, फिर क्या हो जाएगा Q4,
फिर Q5, फिर Q6। इसके बाद इसके हर क्या होंगे, 3/1 और 4/1 आप दे सकते हैं। अब पुनः आप देखेंगे कि इनके लासा लेने पर भी क्या आएंगे, 1 और 1 का लासा 1 ही आएगा। इसका मतलब हर समान है। तो आपको n बराबर क्या देखना है, n बराबर यहाँ 6 संख्याएं हैं तो आपको 7 लेना पड़ेगा। 6 संख्याएं हैं तो इनके बीच 6 संख्याएं निकालना है। तो n बराबर 7 लेकर क्या करेंगे, इसके अंश और हर में गुणा करा दीजिए। यदि इसमें गुणा कराते हैं तो आपका 3 × 7 बटा 3 × 1 × 7, 1 × 7 हो जाएगा। इसके बाद Q1, Q2, Q3, Q4 और Q5 तथा Q6, ये आपकी पांचों संख्या इसमें जो है ले ली जाएगी। इसके बाद हो जाएगा 4 × 7 बटा 1 × 7। अब ये हो जाएगा 7 × 21 बटा 7। फिर इसके बाद Q1, Q2, फिर हो जाएगा आपका Q3, Q4, Q5, इसके बाद हो जाएगा Q6 और ये हो जाएगा आपका कितना, 7 × 4 = 28 बटा 7। अब इसके बीच में आप संख्याएं पुनः जैसे पिछला वाला आप सवाल किए थे उसी प्रकार से अब ये सवाल में आप पुनः भरना प्रारंभ करेंगे। अब 21 के बाद आप क्या भर सकते हैं, 21 बटा 7। फिर उसके बाद क्या हो जाएगा आपका 22 बटा 7। इसके बाद क्या हो जाएगा 23 बटा 7। इसके बाद आपका क्या हो जाएगा 24 बटा 7। उसके बाद आपका क्या हो जाएगा 25 बटा 7। उसके बाद क्या हो जाएगा 26 बटा 7। 26 के बाद आपका क्या हो जाएगा 27 बटा 7। फिर आपका क्या हो जाएगा 28 बटा 7। अब ये आपकी जो है इसके बीच की कितनी संख्याएं बननी थी, 6। तो वह 1 2 3 4 5 6, 6 की 6 संख्याएं आपकी क्या हो गई, इस प्रकार से जो है भरी जा सकती हैं। तो अब आपको यह तो ज्ञात ही हो गया होगा कि यदि 2 परिमेय संख्या हमको दी है, 2 परिमेय संख्याएं दी हैं, तो इनके बीच में n परिमेय संख्या हम किस प्रकार से फाइंड कर सकते हैं। इसके बाद इसी के साथ ही आपका 1.1 प्रश्नावली जो है यहीं पर समाप्त होता है। इसके बाद इसी क्रम में आपको अगली एक्सरसाइज जितनी भी एक्सरसाइजें हैं प्रोवाइड कराई जाएंगी। इसी क्रम में आप हमारे साथ इसी प्रकार से जो है अपनी बुक और कॉपी लेके बैठिए और उसके साथ साथ उसका जो है साथ में लगाते चलिए, देखते चलिए क्या है, कैसे जो है आपका करना है। हमारे साथ आप प्रिपरेशन कर सकते हैं। धन्यवाद।